हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है, अभी हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक फैमिली लॉ और उसके सारे क्वेश्चंस जो 2014 से 24 तक आए हैं हम उन्हें कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पहले के 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी दिया हुआ है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट मूविंग। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 द लॉ ऑफ मिताक्षर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। देखो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान देना, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। कौन सा सेक्शन है हिंदू सक्सेशन एक्ट का जिसमें मिताक्षर लॉ इनकॉर्पोरेट किया गया है? इसका आंसर है सेक्शन 6, जहां पे डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की बात की गई है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आता है कि अमेंडमेंट जो है 2005 का वो किस सेक्शन में है? तो वो भी सेक्शन 6 में ही है। तो इसका आंसर है डी, सेक्शन 6। मिताक्षर लॉ के अकॉर्डिंग ही कोपार्सनरी में डॉटर्स को भी राइट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल गार्जियन ऑफ एन एडॉप्टेड सन अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट इज। हिंदू इस एक्ट के अंदर, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर, जो एक एडॉप्टेड बेटा है उसका नेचुरल गार्जियन कौन होता है? ऑप्शन ए ओरिजिनल फादर, ऑप्शन बी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल फादर, देन ओरिजिनल मदर, ऑप्शन सी एडॉप्टिव फादर यानी जिसने बच्चे को गोद लिया है, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है सी, एडॉप्टिव फादर। देखो बेराक देखोगे तो सेक्शन 7 में क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे नेचुरल गार्जियन ऑफ एडॉप्टेड सन। बहुत सिंपल है, आंसर ढूंढने की प्रैक्टिस साथ साथ करना। आई होप आपका बेराक आपके हाथ में है। द नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ एन एडॉप्टेड सन, जो माइनर है, इट पासिस ऑन एडॉप्शन। जो जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, जैसे ही वो अपना बच्चा किसी को गोद दे देते हैं, वो जो उसकी गार्जियनशिप है पास ऑन हो जाती है टू एडॉप्टेड पेरेंट्स। सबसे पहले उसके एडॉप्टिव फादर, और अगर वो नहीं है तो फिर उसकी एडॉप्टिव मदर के पास। आगे बढ़ते हैं। Which of the following heirs is not class 1 heir under Hindu Succession Act 1956? इस पे हमारा प्रॉपर एक लेक्चर है, आप जाके वो भी देख सकते हो कि क्लास 1 क्लास 2 heirs कौन होते हैं। ऑप्शंस है सन, विडो, फादर और मदर। इनमें से पूछा है, नॉट पूछा है, कौन सा इंसान क्लास 1 हेयर नहीं है? आंसर इज सी, फादर। फादर इज अ क्लास 2 हेयर। यहाँ पे आप देखोगे क्लास 1 हेयर्स में ये सारे दिए हैं, ऐसे ही वहां पे क्लास 2 हेयर्स भी बेर एक्ट में दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला नाम फादर का है। आगे बढ़ते हैं। What should be the difference of age under the Hindu Adoption and Maintenance Act if a female adopts a male? Now this is a repeat question. पहले इन्होंने पूछा था अगर मेल फीमेल बच्चे को अडॉप्ट करता है तब क्या होगा, अब के रिवर्स पूछा है। दोनों ही केस में आंसर है ए, 21 ईयर्स। ठीक है, बैराक यहाँ पे लगाया नहीं है बिकॉज ये रिपीट क्वेश्चन है एंड इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Maintenance application under Section 18 subclause 2 of Hindu Adoption and Maintenance Act is filed in। Section 18 पे जाओ, पॉइंट नंबर 2 देखो, आंसर मिल जाएगा। मेंटेनेंस एप्लीकेशन कहाँ फाइल होती है? ए मैट्रिमोनियल कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट, या डी एनी ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैमिली रिलेशंस द लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया इज। जब फैमिली रिलेशंस की बात की जाती है तो इंडिया में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? A. Secular law in India, ऑप्शन बी स्टेट्यूटरी लॉ, ऑप्शन सी रिलीजियस लॉ, या ऑप्शन डी पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज। देखो एक बात समझो, रिलीजियस लॉ सुनने में लगता है कि हाँ रिलीजियस लॉ लगते हैं, बट नहीं, इंडिया में सेक्युलर लॉ भी लग जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज। फैमिली रिलेशंस की बात हो रही है, समझो कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आंसर इज डी, पर्सनल लॉज। मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉज जो हैं वो अप्लाई होते हैं, हिंदूज के जो अपने हैं वो अप्लाई होते हैं, एंड सेक्युलर लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट फैमिली रिलेशंस में आंसर इज डी, पर्सनल लॉज ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हिंदूज विडो इफ देर आर मोर देन वन शैल टेक। अब आज की डेट में एक से ज्यादा विडो टेक्निकली नहीं होती है, बट यू हैव टू रियलाइज एक्ट जब आया था उससे पहले किसी ने अगर शादी की और अगले साल एक्ट आ गया है, तो उससे पहले यानी उसकी एक से ज्यादा बीवियां थी, और अगर वो आदमी मर जाता है तो उसकी एक से ज्यादा विधवाएं। हम ये बात बहुत डिटेल में अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में क्या होगा। अगर कोई हिंदू की विधवा है और एक से ज्यादा है तो कितना हिस्सा उन्हें मिलेगा? ऑप्शन ए 1 शेयर, यानी उन्हें एक हिस्सा मिलेगा। ऑप्शन बी 1 शेयर फॉर ऑल दी विडोज। इसका मतलब है कि एक विडो हो चाहे 5 विडोज हो, एक हिस्सा बनेगा जो विधवा को मिलेगा, और वो उन पांचों को बांटना पड़ेगा। अगर एक है तो वो पूरा उसको मिल जाएगा, अगर दो हैं तो उन दोनों को उस हिस्से में ही आधा आधा करना पड़ेगा। ऑप्शन सी 1 शेयर ईच ऑफ द मैक्सिमम ऑफ 2 शेयर्स इफ देर आर मोर देन 2 विडोज, या डी नन ऑफ द अबव। आंसर इज बी, 1 शेयर फॉर ऑल दी विडोज। जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही है। आप यहाँ बेयर एक्ट देखोगे,
सेक्शन 10 में क्लियरली लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग heirs इन क्लास 1 कि अगर रूल नंबर 1 कहता है अगर इंटेस्टेट की विडो है इफ देयर आर मोर देन वन विडोज ऑल द विडोज टुगेदर शैल टेक वन शेयर। बैराक ध्यान से देखना सारे आंसर्स मिल जाते हैं मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी possessed by a female Hindu acquired before or after the commencement of Hindu Succession Act shall be held by her after the commencement of the act as। उन्होंने पूछा है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो एक फीमेल हिंदू के पास है वो चाहे उसने एक्ट आने के एक्वायर्ड बिफोर और आफ्टर यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट आने के पहले चाहे एक्वायर की हो चाहे बाद में वो एक्ट आने के बाद उसका राइट कैसा होगा उस पर। ऑप्शन है ए लिमिटेड ओनर होगी, ऑप्शन बी फुल ओनर, ऑप्शन सी नो ओनरशिप या डी नॉट एन एब्सोल्यूट ओनर। इसका करेक्ट आंसर है फुल ओनर बी। देखो बैराक देखो प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। अब फुल ओनर की जगह एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लिख दें तो भी समझ जाना। यहाँ एक्ट में फुल ओनर वर्ड भी यूज किया गया है। जो भी उसकी औरत की प्रॉपर्टी है वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है, कंप्लीटली सिर्फ उसका हक बनता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है तलाक ए तफवीज क्या होता है। ए तलाक बाय डेलीगेशन, ये क्या होता है हम डिटेल में पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। बी ट्रिपल तलाक, हम ये भी पहले डिस्कस कर चुके हैं। सी तलाक बाय अग्रीमेंट या डी इम्प्रॉपर तलाक। इसका करेक्ट आंसर है तलाक बाय डेलीगेशन। डेलीगेटेड तलाक क्या होता है हम बहुत डिटेल में पहले के पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, उसे जाकर जरूर देखना। शॉर्ट में अगर बोलूं तलाक ए तफवीज में हस्बैंड जो है वाइफ को राइट डेलीगेट करता है शादी के टाइम, उस कॉन्ट्रैक्ट का तलाकनामा का पार्ट होता है कि मैं ये हक बीवी को दे रहा हूँ, डेलीगेट कर रहा हूँ कि वो अगर चाहे तो कल को इस चीज पे तलाक ले सकती है, उसको अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हो या नहीं अच्छा लग रहा हो तो हस्बैंड राइट यहाँ देता है, डेलीगेट करता है वाइफ को, तो उस तलाक को कहते हैं तलाक ए तफवीज। ठीक है। ट्रिपल तलाक पता है 3 बार तलाक बोल देना लगातार, तो उसे ट्रिपल तलाक बोलते हैं। तलाक बाय एग्रीमेंट यानी दो लोग के बीच में एग्रीमेंट से तलाक होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, अभी याद करो अपने बात की थी ये सेक्शन 6 में आया था। क्या करता है ये। ए अलाउज डॉटर्स ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद डॉटर, बी अलाउज सन्स ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद विडोज, सी अलाउज डॉटर्स ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद वाइफ, या फिर डी अलाउज डॉटर्स ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद सन्स। आंसर इज डी इक्वल राइट्स विद सन्स। ध्यान से पढ़ो, बेटियों को बेटियों के बराबर हक नहीं, ऐसा नहीं बोला है। बेटों को विधवा के बराबर ऐसा भी नहीं बोला है। बेटियों को वाइफ के बराबर नहीं बोला है। क्लियरली बोला था बेटों का हक को पार्टनर की तरह पहले से था, डॉटर्स को वो हक दिया गया है बराबरी का। तो आंसर इज डी अलाउज डॉटर्स ऑफ द डिसीज्ड इक्वल राइट्स विद सन्स। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज हैव बीन लेड डाउन अंडर विच सेक्शन। वेरी इजी, बैराक खोलो। बैराक के अंदर भी जाने की जरूरत नहीं होती, शुरू का इंडेक्स देखोगे ना आधे क्वेश्चन तो इस टाइप के वाले जो डायरेक्ट होते हैं डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। कौन सा सेक्शन है जिसमें कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज की बात की गई है। आंसर इज बी सेक्शन 5। ठीक है। शमीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी रिलेट्स टू। नाउ दिस इज अ केस लॉ, आपको केस पता होगा तो आप ये मार्क कर पाओगे। ए द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड for rendering divorce is the pronouncement of divorce which has to be proved on evidence. B option of puberty, C guardianship in marriage या D dowry। कौन से टॉपिक पे है तो आंसर है ए शमीम अरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस केस से रिलेटेड है। द कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर अ मुस्लिम हस्बैंड फॉर रेंडरिंग डिवोर्स इज द प्रोनाउंसमेंट ऑफ डिवोर्स विच हैज टू बी प्रूव्ड ऑन एविडेंस। ये कंडीशन जरूरी है जब एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक दे रहा हो कि वो डिवोर्स को प्रोनाउंस करे, जिसका एविडेंस भी होना चाहिए। क्या लिख ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय अ रीसेंट अमेंडमेंट daughters of a co-partner by birth becomes a co-partner in her own right in the same manner as a son। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था 2005। देखो वो पहले एक डिफरेंट साल का क्वेश्चन था, ये अलग साल का क्वेश्चन है। आप देखोगे टॉपिक सेम था, हिंदू अमेंडमेंट पे ही क्वेश्चन था। एक बार सेक्शन 6 पूछा, एक बार इन्होंने अमेंडमेंट एक्ट पूछ लिया, कहीं पे अमेंडमेंट एक्ट दिया था तो किसको बराबर राइट दिया ये पूछ लिया। सो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक मिताक्षर लॉ करके क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। बैराक ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ केस लॉ। अब आपको ये केस अगर पता है तो आप इसे मार्क कर पाओगे, अदरवाइज आप इसमें फंसोगे ही फंसोगे। रेफरिंग टू सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया that the words after him do not mean after the lifetime of father. Indeed, it means in the absence of। ये बात हो रही है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट में ऐसा लिखा है कि आफ्टर हिम आफ्टर द फादर
मदर जो है वो गार्जियन होती है। तो उन्होंने यहाँ क्लियर किया आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं होता है कि फादर की डेथ के बाद, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर फादर एब्सेंट है तो भी मदर गार्जियन होगी। Indeed, it means in the absence of. If the father is non functional as a guardian for various reasons, like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother, by mutual understanding, it may be treated as absence of father. बेसिकली हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, बच्चा माँ के पास रहता है, हस्बैंड दुबई जाके रह रहा है नौकरी के चक्कर में, म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी अलग रह रहे हैं अगर, तो उस समय उसकी गार्जियन कौन होगी? उसकी मदर होगी, ठीक है। तो आफ्टर हिम का मतलब ये नहीं कि पति के मरने के बाद, आफ्टर हिम का मतलब होता है अगर पति एब्सेंट है फॉर एनी रीजन। ये किस केस में बोला गया? लिली थॉमस केस, सरला मुद्गल केस, गीता हरिहरन केस या गोवर्धन लाल केस? इसका करेक्ट आंसर इज गीता हरिहरन केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द मदर ऑफ बी, शी बिकम्स अ विडो एंड रीमैरीज एंड बी डाइज, कैन ए सक्सीड टू हिम एज अ मदर? और ये हमें क्लियर बताया कि हिंदूज हैं। तो ए है, ए का बच्चा है बी, ठीक है, ये हो जाती है विडो एंड शी रीमैरीज अगेन, और फिर बी की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने पूछा है क्या बी की जो भी प्रॉपर्टी है उसमें ए सक्सीड कर सकती है उसे? यस, इसका आंसर है यस। डिपेंड्स ऑन स्कूल, बी हैज नो सन्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बी यस, क्योंकि मदर एक क्लास 1 एयर है। अभी हमने पीछे क्लास 1 क्लास 2 एयर्स की बात की थी, मदर इज अ क्लास 1 एयर, तो अगर बेटे की डेथ होती है तो मदर का हक बनता है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इस बारे में बात करता है, सीधे सीधे बेर एक्ट देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की बात करता है। इनमें तो टाइम ही नहीं वेस्ट करना चाहिए बिल्कुल। सो वी आर डन विद आवर पार्ट 4। इसके बाद एक वीडियो और आएगा पार्ट 5। आई ट्राइड टू कीप इट अ 4 पार्ट सीरीज बट क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे एंड आई डिड नॉट वांट द वीडियोस टू बी सुपर लेंदी बिकॉज कई बार फ्लो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के चक्कर में कुछ भी ग्रैब नहीं हो पाता दिमाग में। इट्स बेटर आप 15-20 क्वेश्चन एक बार में करो बट उन्हें समझो, उनको प्रैक्टिस करो बेर एक्ट के साथ एंड डू पॉज द वीडियो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सर्च करना, आंसर सर्च करना। अभी देखने में इजी लग रहा होता है बट आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपका हाथ सेट होगा। बेर एक्ट में धीमे धीमे आपको याद भी होने लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ था, किस बेर एक्ट में ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। And if these videos are helping you, I request you, please do subscribe to the channel, show your love in the comments. If there is something you want me to cover as a separate topic, कोई short quick revision, fast rapid revision चाहिए किसी topic पे, main topics का, do comment. I'll try my best to cover it up. Okay? Thank you.